कोई मेरे दिल दा हाल न जाने। अनम तारेक। किस्त नंबर 9। भाई, आज आप फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। असद के फोन पर कॉल आ रही थी। उसने अभी जेब से फोन निकाला ही था और नंबर भी नहीं देख पाया था जब हानिया ने उसका फोन कब्जे में कर लिया। भाई, मैं फोन ऑफ करने लगी हूँ आपका। जब फोन दोबारा बजने लगा तो वो खफकी से मुंह बनाती बोली, नहीं, फोन ऑफ नहीं करना, मैं नहीं कर रहा किसी से भी बात। असद ने दोनों हाथ खड़े करते सीज फायर करने वाले अंदाज में कहा। कुछ सेकंड्स के बाद फोन दोबारा से बजने लगा। जो भी कॉल कर रहा है करता रहे, हमने नहीं उठाना फोन। वो फोन को घूरती की खफकी से बोली, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो, वरना कोई इस तरह से बार बार कॉल तो नहीं करता। जब चौथी दफा फोन बजा तो माहिया ने हानिया से कहा, डॉक्टर वर्दा। हानिया ने स्क्रीन पर नजर डाली। भाई, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ, आप ऐसी ही बात करें। वो शरारत से कहती कॉल पिक करके स्पीकर ऑन कर चुकी थी। असद, तुम कहाँ हो? डॉक्टर वर्दा की कांपती हुई आवाज पर वो अलर्ट हुआ। खैरियत है? वहाँ पर सब ठीक तो है? नहीं, वो डॉक्टर माहीन, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। वो बमुश्किल खुद को कंपोज करती हुई बोली, व्हाट? क्या मतलब? कहाँ चली गई है? वहीं पर होगी, आप ध्यान से देखें। असद हानिया के हाथ से फोन लेकर अपने कान से लगाता खड़ा हो चुका था। डॉक्टर वर्दा ने उसे मुख्तसर सारी बात बताई तो वो कुछ पल के लिए साकित हुआ। वो फोन भी नहीं उठा रही, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। डॉक्टर वर्दा की आवाज पर वो होश में आया और अपने पीछे सबकी आवाजें इग्नोर करता भागता हुआ गाड़ी में बैठा। ज़ैनब को कॉल करके मुख्तसर सारी बात बताकर घर जाने का कहा और खुद रैश ड्राइविंग करता उस जगह पहुंचा जहां पर सारा वाकया हुआ था। एक चक्कर पूरे एरिया का लगाने के बाद उसने गाड़ी माहीन के घर के रास्ते पर डाल दी। उसका दिल कह रहा था कि वो घर ही गई होगी। ज़ैनब, जो घर के लिए निकलने ही वाली थी, असद की कॉल पर भागम भाग घर पहुंची तो माही के हाथ में एसिड देखकर ठटकी। जैसे ही उसे उसका इरादा समझ आया, वो चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो एसिड अपने चेहरे पर गिराती, ज़ैनब ने उसे धक्का दे दिया। उसे और कुछ समझ नहीं आया था कि क्या करे। ज़ैनब के धक्का देने से उसका मुंह तो बच गया था, मगर थोड़ा सा एसिड उसके हाथ पर गिरकर उसका हाथ जला गया था। माहीन एकदम से होश में आई। इसी लम्हे असद अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल देखकर और फर्श पर गिरा तेजाब उसे सेकंड के 1000वें हिस्से में सारी बात समझ आ गया था। उसने दहलकर माहीन की तरफ देखा जो अपने हाथ पर फूंके मार रही थी। इसकी नजरों की तपिश थी या कुछ और? माहीन ने चौंक कर सर उठाया। असद की नजरों में सर्द सा तासुर था कि माहीन वो तरफ उठी। आप? वो असद को कुछ कहने वाली थी, मगर वो कुछ भी सुने बगैर वहाँ से चला गया। माहीन उसके पीछे जाने लगी जब ज़ैनब ने बाजू से पकड़कर उसे चारपाई पर बैठाया और खामोशी से उसके हाथ पर पट्टी करने लगी। असद उनके घर के बाहर दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी तहरीम घर के अंदर जाने लगी, मगर उसे देखकर चौंक कर रुक गईं। बेटा, आप कौन हो? पहले कभी आपको यहाँ पर देखा नहीं। मामा उसे देखती नरमी से बोली, आंटी, मेरा नाम असद है और मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दरअसल मुझे आपसे बात करनी है। वो एक हतमी फैसले पर पहुंचकर उनसे गोया हुआ। बोलो बेटा, क्या बात करनी है आपको? वो फिर से नरमी से गोया हुई। क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? वो थोड़ा सा झिझक कर बोला और अतराफ में नजरें घुमाईं। इस तरह से कैसे अंदर ले जाऊं? तहरीम उसे घर के अंदर ले जाने से झिझक रही थी क्योंकि वो उसे जानती तक नहीं थी। मामा, आप अंदर आए, मैं आपको बताती हूँ। भाई, आप भी आ जाएं। ज़ैनब ने दरवाजे से झांककर उसकी मुश्किल आसान की। वो उसे दूसरे कमरे में ले आई। भाई, आप यहाँ बैठ जाएं। ज़ैनब ने मोढ़ा उसके सामने रखा तो वो बैठ गया। तहरीम करीब ही रखी चारपाई पर बैठ गई और वो खुद भी तहरीम के साथ बैठ गई थी। माहीन दूसरे कमरे में सर झुकाए बैठी अपने हाथ को देख रही थी जिस पर अभी ज़ैनब पट्टी करके गई थी। वो नहीं जानती थी कि असद चला गया है या नहीं। मामा, माही जिस हॉस्पिटल पर मैं जॉब करती हूँ वो उनका हॉस्पिटल है। असद ने अपने करवाए जाने वाले तारुफ पर ज़ैनब को घोरा। ओह अच्छा बेटा, आप यहाँ आए हो, खैरियत है? तहरीम को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। बचपन से लेकर अब तक वो अपनी किसी सहेली को भी अपने साथ घर तक नहीं लाई थी और अब असद का उनके घर आना काफी हैरान कुन था। असद ने मदद तलब नजरों से ज़ैनब की तरफ देखा। मामा, वो माही ने। ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता आज का सारा वाकया उनके गोश गुजार किया तो वो शश्तर सी बारी बारी उन दोनों को देखने लगी। आंटी, आपको ये सब बताने का मकसद हरगिज परेशान करना नहीं था, बल्कि वो रुक कर उन्हें देखने लगा। बल्कि उसने होंठों पर जबान फेरी। आंटी, आप माहीन की शादी मुझसे करवा दें। धड़कते दिल के साथ वो जल्दी से बोला।
असद ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कोई सिचुएशन उसकी लाइफ में कभी आ सकती है। उसे नहीं पता था कि उनका क्या रिएक्शन होगा, वो मानेगी या नहीं, पर अब ये कदम उठाना जरूरी हो गया था, वरना शायद वो पागल लड़की न जाने क्या कर डालती। असद की बात पर तहरीम ने कुछ कहना चाहा था जब ज़ैनब ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और तहरीम को देखकर पलकें झपकीं, गोया उन्हें रजामंदी जाहिर करने का इशारा दिया हो। पर बेटा, ये बात आपके पेरेंट्स को करनी चाहिए थी। तहरीम मुतमईन नहीं थी। आंटी, अभी सिर्फ निकाह होगा, इंशाल्लाह शादी पर मेरी पूरी फैमिली होगी, वो हमवार लहजे में बोला तो तहरीम के साथ साथ दरवाजे की तरफ बढ़ती ज़ैनब भी ठटकी। वो तेजी से वापस अपनी जगह पर बैठी। क्या मतलब, निकाह कब करना है? तहरीम को इसकी बात ना तो ठीक से समझ आई थी और जो समझ आई थी वो पसंद नहीं आई थी। अभी थोड़ी देर में मौलवी साहब और गवाहान पहुंच जाएंगे, वो फौरन से बोला तो उसकी इस तेजी पर तहरीम तो क्या, ज़ैनब भी हकदक सी मुंह खोले उसे देखने लगी। आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जमाने की गर्म हवा भी आपकी बेटी तक नहीं पहुँचने दूंगा। तहरीम को कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता देखकर वो अपनी जगह से उठा और जमीन पर घुटने टिकाए तहरीम के कदमों में बैठ गया। ये औरत उसके लिए माँ का दर्जा रखती थी। उन्हें बिन देखे ही उसके दिल में उनके लिए बुलंद मुकाम बन चुका था और उस दिन उन्हें देखने के बाद, उनका सब्र देखने के बाद वो मकाम और बुलंद हो गया था। तहरीम, जो साफ साफ इनकार करने वाली थी, उसकी बात पर चुप करके उसे देखने लगी। उसके अल्फाज और आंखों की सच्चाई ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। आंटी, एक बात का मैं आपसे वादा करता हूँ, असद मुआविया वो गलती कभी नहीं दोहराएगा। जो गलती मुआविया मुराद ने सालों पहले की थी और उस गलती का खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। असद ठहरे हुए लहजे में आर या पार वाले अंदाज में बोला। इसकी बात पर तहरीम ने झटके से उसकी तरफ देखा। मुआविया, क्या कुछ नहीं याद आया था इस नाम से? उनके कदमों में बैठा वजूद उस धोखे शख्स का बेटा था जिसने उन्हें धोखा दिया था। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगी, मतलब मुआविया के बेटे से? तहरीम ने उसे देखते हुए सवाल किया। बिल्कुल, आप करवा देंगी, वो पूरी यकीन लहजे में बोला। इतना यकीन क्यों है तुम्हें? वो जैसे उसे आजमाना चाह रही थीं। जिनके दिल टूटे होते हैं वो किसी और का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा भी इस तकलीफ से गुजरे। वो सर झुकाए बहुत ही पुरएतमाद लहजे में बोला। क्या माहिन भी ये चाहती है? तहरीम ने ज़ैनब को देखकर सवाल किया तो उसने होली से इस बात में सर हिला दिया। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में मेरी बेटियों के अलावा कुछ भी कीमती नहीं। बस एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू आया तो वो बात अधूरी छोड़कर वहाँ से उठकर बाहर चली गईं। यस, ज़ैनब खुशी से उछली, जबकि असद बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से अभी तहरीम बाहर गई थी। तहरीम इतनी जल्दी मान गई थी, उसे यकीन नहीं आया था। क्या हुआ? ज़ैनब ने असद के आगे चुटकी बजाई। असद की हालत समझकर उसे हंसी आ रही थी। इतनी जल्दी मान गई? उसने दिल की बात ज़ैनब से कह दी। ज्यादा हैरान मत हो, आप अमजद से बेहतर ऑप्शन लगे हैं मामा को, इसीलिए उन्होंने आपको हाँ कर दी। ज़ैनब ने मजे लेकर कहा तो असद का मुंह खुल गया। मतलब वो उसे अमजद के साथ कंपेयर कर रही थी। अमजद के साथ? ज़ैनब हंसती हुई वहाँ से चली गई। असद सर झटक कर फोन पर नंबर डायल करता जल्दी से बाहर निकला और ज़ैनब, जो उसके लिए चाय बनाने बाहर आई थी, उसे आवाजें देती रह गई। माहीन काफी देर तक अपने हाथ पर नजरें जमाई बैठी रही, फिर थक हार कर आंखें बंद करके लेट गई। सारे दिन का मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने घूमने लगा। अब उसे एहसास हुआ था कि वो क्या करने वाली थी। अगर ज़ैनब वक्त पर ना आती तो? इससे आगे वो सोचकर भी उसकी रूह तक कपकपा उठी। उसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हो रही थीं, सर में भी दर्द हो रहा था। माहीन ने सर तक चादर तान ली और सोने की कोशिश करने लगी। उसे लेटे थोड़ी देर ही गुजरी थी जब ज़ैनब ने आकर उसके सर पर बम फोड़ा। माही, उठो जल्दी से, अभी तुम्हारा निकाह है और अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे वार्न करती उंगली उठाकर बोली। वो एक झटके से उठकर बैठी। मामा ने कहा है और उम्मीद है तुम उनकी बात का मान रखोगी। ज़ैनब की बात पर कितने ही सवाल उसके लबों पर ही दम तोड़ गए। मामा को वो कभी भी इनकार नहीं कर सकती थी। ज़ैनब ने अलमारी से एक शॉल निकालकर उसे थमाई तो उसने चुपचाप ओढ़ ली। कुछ देर बाद मौलवी साहब कमरे में आए और निकाह पढ़ाने लगे। वो ट्रांस की सी कैफियत में बैठी थी। जो मामा उसे कहती गईं वो करती गई। साइन करने के बाद मामा ने उसे गले लगाया, सर पर प्यार किया और बाहर चली गईं। ज़ैनब ने भी उसे गले लगाया और वहाँ से चली गई। उनके वहाँ से जाने के बाद सन होते दिमाग के साथ वो निढाल सी इसी तरह बैठी थी।
उसका निकाह हो चुका था, वो भी असद से। वो अभी तक बेयकीन की कैफियत में थी। जब असद अंदर आया, उसे देखकर वो खड़ी हो गई। असद की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसे एकदम से गुस्सा आया। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसे गुस्से में देखकर माहीन एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो कदम पीछे की तरफ उठाने लगी और दीवार से जा लगी। असद उससे 2 कदम की फासले पर रुक गया। दिल तो चाह रहा है कि एक थप्पड़ लगाऊं। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां भींच लीं, फिर एकदम से हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा। माहीन ने डर कर आंखें जोर से बंद कर लीं। उसका चेहरा पर नजर पड़ते ही असद का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने चेहरा मोड़ लिया, क्योंकि अगर वो अभी नरमी दिखाता तो ऐन मुमकिन था कि ऐसी हरकत वो दोबारा भी करती, और जरूरी तो नहीं कि हर बार उसे रोकने के लिए वो खुद या फिर ज़ैनब मौजूद होते। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि क्या हरकत की है तुमने? उसकी बाजू दबोचकर वो गर्राया था। माहीन बिना कुछ बोले उसके सीने पर सर टिकाए सिसक उठी। वो शशटर रह गया। माहीन बिना कुछ बोले रोए चली जा रही थी। उसका रहा सहा गुस्सा भी खत्म हो गया। उसने एक बाजू माहीन की कमर के गिर्द हायल किया और एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता उसका सर थपथपाने लगा। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। पता नहीं मुझे क्या हुआ था जो मैंने वो हिचकियों के दौरान बोलती बात अधूरी छोड़ गई। चुप कर जाओ यार प्लीज। रोती हुई हसीना को चुप करवाने का मुझे कोई तजर्बा नहीं है। जब वो काफी देर तक उसके सीने से लगी रोती रही तो असद लहजे में बेचारगी समोता हुआ बोला। असद के लफ्जों पर वो झेंप कर एकदम से पीछे हटी। एक पल के लिए तो जान ही निकाल दी थी तुमने मेरी। असद ने उसका चेहरा दोनों हाथ में थामा, अंगूठों की मदद से उसके गालों पर बहते आंसू साफ किए और उसके सर से अपना सर टिकाया। एहसास होते ही माहीन ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। वो 2 कदम पीछे हटा। तुम जाओ यहाँ से। वो क्या बोल रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी। हाँ, वाह, निकाह हुए अभी घंटा भी नहीं हुआ और बीवियों की तरह रौब डालना भी शुरू कर दिया। पहले सर और आप कहकर मुखातिब करती थीं, निकाह होते साथ ही तुम पर आ गई हो। वैसे ठीक ही कहते हैं, निकाह में बड़ी ताकत होती है। वो पहले उसकी हरकत पर हैरान हुआ, फिर हंसते हुए उसकी हरकत और लफ्जों पर चोट की। वो शर्मिंदा हो गई। आपने मुझसे शादी क्यों की? माहीन ने गाल रगड़ते हुए सवाल किया। शादी कब की? असद ने सीने पर हाथ लपेटकर आईब्रो उचकाकर सवाल किया। माहीन ने नजरें उठाकर उसे देखा। अभी सिर्फ निकाह किया है। असद ने जैसे उसकी तस्हीह की। आप प्लीज जाएं यहाँ से, माहीन खफकी से बोली। ओके। वो इस बात में सर हिलाता आगे बढ़ा और उसका पट्टी में जकड़ा हाथ थामा और लबों से उसके पट्टी को छुआ। माहीन को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर वो थोड़ा सा झुका और उसके माथे को छूता सीधा हुआ। माहीन का चेहरा सुर्ख पड़ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। खुदा हाफिज। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका गाल थपथपाता वो वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वो सीने पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेती धड़कने शुमार करने लगी। तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी मिन्नत भी, तू ही इश्क मेरा और तू ही मोहब्बत भी, तू ही है दुआ मेरी, तू ही है जिंदगी भी, तुझी से है सांसें मेरी, तू ही है धड़कन भी, तू ही मेरी तमन्ना है, तू ही है इनायत भी, तू ही है आदत मेरी, तू ही है ख्वाहिश भी। खान, फिलहाल मेरे निकाह के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना। गाड़ी ड्राइव करते उसने खान से कहा। उसने खान को गवाह के तौर पर बुलाया था। खान अपने साथ मौलवी और 2-3 लड़के ले आया था। अब वापसी पर उसके साथ ही वापस जा रहा था। जी ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूँगा। उसने इस बात में सर हिलाया। एक बात और, वो लोग ज़ैनब पर भी अटैक कर सकते हैं। क्या तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? असद में सवाल में लपेटकर एक काम उसके स्पुर्द किया। लाला, आप बेफिक्र रहें। ज़ैनब को सोचकर खान के लब अपने आप मुस्कुराए थे। उसकी मुस्कुराहट असद की नजरों से छुपी नहीं रह सकी थी। उसे देखकर वो माने खैजी से मुस्कुराया। तभी उसके फोन पर हारिस की कॉल आने लगी। वो उसे थाने बुला रहा था। अगले 10 मिनट में वो और खान हारिस के सामने थे। डॉक्टर असफर जिस बंदे को ऑर्गन सप्लाई करता है वो बंदा गिरफ्तार हो चुका है। हारिस उन्हें लॉकअप में ले आया था, जहाँ पर एक शख्स उल्टा लटका हुआ था, जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशान थे। हारिस, तो कुछ भी, लेकिन डॉक्टर असफर 1 हफ्ते के अंदर मुझे चाहिए। इससे मैं खुद अपने तरीके से निपटूंगा। जेबों में हाथ डाले, नजरें सामने झूलते इंसान पर टिकाए, वो स्पाट लहजे में बोला, मुमकिन नहीं। डॉक्टर असफर के साथ और भी बहुत से लोग हैं जो घटिया हरकत कर रहे हैं। हमें उन लोगों को भी पकड़ना है, और ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। बहुत पक्के खिलाड़ी हैं जो ये खेल खेल रहे हैं। इसकी हालत देख रहा है,
इतनी मार खाने के बाद भी ये कुछ नहीं बोला। हारिस ने उसे तफसील बताई। ब्लेड है तुम्हारे पास? असद ने स्पार्ट अंदाज में पूछा। हाँ है, पर तुमने क्या करना है? वो हैरत से पूछने लगा। असद ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर हथेली उसके सामने फैला दी तो हारिस ने उसे ब्लेड थमा दिया। बोलो, और कौन कौन तुम्हारे साथ इस काम में शामिल है? असद ने आगे बढ़कर हवा में झूलते शख्स के बाल मुट्ठी में जकड़े। जब वो शख्स असद को देखकर हंसने लगा। ये मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा पाया, और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा, जान दे दूंगा, मगर मुंह नहीं खोलूंगा। उल्टे लटके होने की वजह से उसका सांस फूल रहा था। वो हारिस की तरफ इशारा करता बोला। असद ने उसके बाल एक झटके से छोड़े तो वो पूरा घूम गया। अब उसकी पीठ असद की तरफ थी। असद ने अपने हाथ में पकड़ा ब्लेड उसके दाईं जानिब किडनी वाली जगह पर रखा और अगले ही लम्हे वो ब्लेड उस शख्स की खाल को काटता हुआ बाएं कंधे पर रुक गया था। सेल में उसके दिल खराश चीखें गूंज रही थीं। असद ने यही अमल दूसरी बार भी दोहराया। अब उसकी कमर पर क्रॉस का निशान बन चुका था, जिसमें से खून तेजी से बहता उसकी कमर को रंग रहा था। असद ने उसको घुमाया। एक बार फिर से उसके बाल असद की गिरफ्त में थे। अब भी बताना है या फिर? असद थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखता सर्द महरी से बोला, जबकि ब्लेड उसके गर्दन पर रख चुका था। बताता हूँ। खौफ और तकलीफ से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। चलो शुरू हो जाओ। शाबाश। उसकी गर्दन पर रखे ब्लेड पर दबाव बढ़ाता बज़ाहिर बड़ी नरमी से बोला था। अगले 10 मिनट में कपकपाते हुई आवाज के साथ वो अपने साथ मिले हर शख्स की डिटेल बता चुका था। हारिस शशतर सा खड़ा असद को देख रहा था। ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। असद हारिस के रूबरू खड़ा संजीदगी से बोला, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, एक फातेह की सी चमक। ना जान पाओगे मेरी जुनू खैजी को तुम, कि जान की बाजी तक लगा दूंगा। मंजिल को पाने की चाह में पलट जाऊंगा रास्तों से ही। ये बात भी मुमकिन नहीं ऐ दोस्त। हार भी जाऊं तो कुछ गम नहीं, लौट जाऊं वापस ये आसान भी नहीं। जी तो दोस्तों, नवाक एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।